सुबह के 6:30 बजे खिड़की के बाहर रिमझिम बारिश हो रही है। पत्तों पर गिरती बूंदों की आवाज इतनी खूबसूरत है कि बैकग्राउंड में रिमझिम गिरे सावन बजना चाहिए था। ऐसे में सौमी धीरे से अपनी आंखें खोलती है और खिड़की से बाहर देखती है। वाह, क्या मौसम है! आज तो बिल्कुल चाय और गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े बनने चाहिए। क्रिस्पी, तीखे, मजा आ जाएगा। सोमी खुशी खुशी उठती है। अपने बालों को क्लच करके जैसे ही पैर जमीन पर रखती है, चप की आवाज आती है। फर्श पर बारिश की नमी से चिपचिपाहट थी। सोमी का मूड 2% डाउन हो जाता है। सोमी बालकनी का दरवाजा खोलती है ताकि ठंडी हवा का मजा ले सके, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रात को जो कपड़े सुखाए थे वो सूखना तो दूर, हवा के झोंकों से रसगुल्ले की तरह भीग चुके हैं और रस्सी से नीचे गिरकर फर्श पर पड़े हैं। हे भगवान, ये दिल्ली मुंबई की बारिश रोमांस कम, सिर दर्द ज्यादा लाती है। रात को पूरे 3 घंटे टेबल फैन लगाकर कपड़े सुखाए थे, पर अब लग रहा है इन्हें निचोड़कर दोबारा सुखाना पड़ेगा। पर इस ह्यूमिडिटी में कपड़े सूखेंगे कैसे? तभी पीछे से अमित सोकर उठता है और आंखें मलते हुए बालकनी के दरवाजे पर आता है। सोमी मेरी वो ब्लू वाली शर्ट कहाँ है? आज क्लाइंट मीटिंग है मेरी, वो सूख गई है ना? सूखी गई होगी। सोमी भीगी हुई शर्ट को अमित के मुंह के आगे लहराते हुए तंजिया लहजे में कहती है, हाँ जी, बिल्कुल सूख गई है। बस इसे पहनकर 5 मिनट गैस के ऊपर खड़े हो जाना, एकदम इस्त्री की हुई लगेगी। देख नहीं रहा है, बाहर मानसून चल रहा है और हमारी बालकनी में स्विमिंग पूल बन चुका है। अंडरवेयर और बनियान मिल जाए सूखी हुई, उसी में गनीमत मानो। इन्हें पसंद की शर्ट चाहिए, अलमारी में रखी हुई कोई और शर्ट पहन लेना। अरे देरी हो रही है, मुझे बात ही नहीं करनी मुझे तुमसे। अमित बड़बड़ाता हुआ बाथरूम की तरफ भागता है। सोमी चिढ़कर ब्रश करने चली जाती है। उठ गई बहू? पूरी रात बारिश हो रही थी, ऐसे मौसम में क्या दिन क्या रात पता ही नहीं चलता। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मम्मी जी आप, पर अच्छा है ना, मुझे धूप जरा भी पसंद नहीं है। बारिश के मौसम का अलग ही मजा होता है। अच्छा, पूजा करके नहा ले, मैं घर में झाड़ू लगा देती हूँ। अब मौसम साफ रहता है तब तो काम वाली आती नहीं। आज तो उसे मौसम का बहाना मिल जाएगा ना। माँ जी, छतरी नहीं थी इसलिए छुट्टी मारनी पड़ गई। मैं बेकार में ही अपसेट हो रही थी। ये दिन उतना भी खराब नहीं है। आज तो चाय पकड़े बनाकर इस दिन को रंगीन कर दूंगी मैं। सुमी नहा धोकर जैसे किचन में पैर रखती है, किचन की हालत देखकर उसका मुंह बन जाता है। रात को खुली रह गई खिड़की से बारिश की बौछारें अंदर आ चुकी हैं। भगवान, ये क्या पूरा स्लैब पानी से लबालब है। हाय राम, सारे मसाले भीगे हुए हैं। शुक्र है चीनी और चाय पत्थर का डिब्बा ऊपर रहता है, वरना सुबह सुबह चाय भी नसीब नहीं होती। बेचारी सोनी का तो पूरा मूवी सत्यानाश हो जाता है। वो एक हाथ में उठाती है पोछा, दूसरे में बाल्टी और रसोई से पानी निकालने में लग जाती है। वारी किस्मत, टीवी में तो हीरोइनें बारिश में साड़ी पहनकर नाचती है और यहाँ मैं सुबह सुबह किचन में स्विमिंग पूल साफ कर रही हूँ। आग लगे पकौड़ों को, अब ऐसे में 2 रोटियां बन जाए मेरे हाथों से, वही गनीमत है। सोनी काम कर रही होती कि बाहर से सुगंधा की आवाज आती है। अरे बहू, न्यूज़पेपर देखा क्या? मैं तो अपने किस्मत की लकीरों को देख रही हूँ, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं है मम्मी जी। अबे सीधा जवाब नहीं देती है लड़की। सुनिए जी, जरा देखिए ना, अखबार आया कि नहीं, पता चला बाहर भीग रहा होगा। सुगंधा रसोई के दरवाजे तक जाती है और सोमी को पोछा लगाता देखकर कहती है, पूरी दुनिया को धो दिया है भगवान ने, और तू है कि अभी भी तेरा पोछा चालू ही है। पहले ही जमीन इतनी चिपचिपी है, क्या जरूरत थी पोछा लगाने की? अब फर्श को सूखने में और वक्त लग जाएगा। अच्छा सुन, मौसम अच्छा है करके कुछ पुड़िया उड़िया मत तल लेना। नाश्ते में हल्का फुल्का दलिया बना ले, इस मौसम में पेट खराब हो जाता है। दलिया? सासू माँ को इस मौसम में दलिया चाहिए? पतिदेव को बिना सुखाया हुआ कपड़ा और मुझे चाहिए थोड़ा सा सुकून। चाय पकौड़े तो सपने में पानी में ही बह गए। अब बस ये पानी घर से बाहर बह जाए तो बड़ी कृपा हो। सोमी एक गहरी सांस लेती है। एक हाथ में चाय का जग और दूसरे हाथ में पोछा लेकर अपनी रियलिटी वाली मॉर्निंग की जंग में जुट जाती है। किचन की बाढ़ साफ करते करते दोपहर हो चुकी थी। सोमी जैसे तैसे दोपहर का खाना बनाकर टेबल पर लगाती है। खाना तो ठीक है बहू, पर इस सावन के मौसम में दाल चावल के साथ वो जो एक क्रंच होता है ना, वो कुछ मिसिंग लग रहा है। स्वाद में वो बात नहीं आ रही। हाँ भाभी, जीभ ना एकदम तरस गई है कुछ करारा खाने को। ऐसा लग रहा है कुछ बहुत जरूरी मिस हो रहा है। मुंह ना वो कुर्रम कुर्रम करना चाह रहा है इन लोगों की फरमाइशें खत्म क्यों नहीं होती? सुबह मम्मी जी को दलिया चाहिए था, अब दीदी और पापा जी को क्रंच चाहिए
अरे दीदी, आपका मन कुछ खाने का हो और वो पूरा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास इसका भी इलाज है, मैं अभी आती हूँ। सुमी किचन से एकदम गर्मा गर्म कड़क पापड़ तल कर लाती है और प्लेट टेबल पर रखती है। प्रवीण खुश होकर जैसे ही पापड़ का एक टुकड़ा तोड़ता है तो कोई खड़ाक की आवाज नहीं आती, पापड़ तो रबड़ की तरह खींच जाता है। अरे बहू, ये पापड़ है या च्युइंगम? ये तो 2 मिनट में ही सुस्त हो गया, इसमें तो बिल्कुल दम नहीं है। सीले हुए पापड़ लाने की क्या जरूरत थी? भाभी, इस सिले हुए पापड़ से तो अच्छा है मैं गीला कपड़ा ही चबा लूं। कुछ और लाओ ना, मिक्सचर या भुजिया, थोड़ा तीखा चटपटा। एक बार में बोल देते तुम लोग, इस तरह बार बार किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। सुमी गहरी सांस लेती है, अपना गुस्सा पी जाती है और वापस किचन में भागती है। अलमारी से भुजिया और तीखा मिक्सचर निकाल कर लाती है और कटोरी में डालती है। लीजिए, ले आई। प्रवीण और शैलजा एक एक चम्मच मुंह में डालते हैं। दोनों के चेहरे पर अभी भी वो मजा नहीं आया वाले एक्सप्रेशंस थे। एक बात कहूं भाभी, भुजिया भुजिया तो ठीक है, पर इस मौसम का असली किंग तो पकौड़ा है। सुमी खींची खींची सी हो गई थी। हर तरफ गीले कपड़े, गीली रसोई और मन में पकौड़े खाने की इच्छा। इस सब ने उसे बड़ा अपसेट कर दिया था। वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। कुछ देर बाद उसके फोन की घंटी बजती है। ये लो, इसे भी अभी बजना था। मम्मी फोन कर रही है। हेलो मम्मी, बोलो। क्या बात है? इस वक्त सोएगी बेटा? 5 बज गया, उठ जा। अच्छा, 5 बज गए, पता ही नहीं चला। अभी कुछ देर में अमित भी वापस आते होंगे। कल उन्हें ऑफिस में व्हाइट शर्ट पहननी है, वो धोने डाल रखी है। अब आयरन करके उसे किसी तरह पंखे के नीचे सुखाऊंगी, बहुत काम है। अच्छा ठीक है, कल भर जो करना है कर ले, परसों फिर यहाँ आकर आराम कर लेना। परसों से सावन शुरू हो रहे ना, सावन में हमारे यहाँ सास और बहू साथ नहीं रहती, भूल गई क्या तू? अरे हाँ, अब तो पकोड़े तुम्हारे पास आकर ही खाऊंगी मैं। ये बिल्कुल टेंशन फ्री थी अब। उसे किसी चीज का गम नहीं था, क्योंकि बस एक दिन और उसके बाद वो अपनी मम्मी के यहाँ जाने वाली थी। शाम को अमित जैसे ही घर आता है, शैलजा कहती है, भैया देखो ना, मम्मी मेरी बात ही नहीं सुन रही। पर परसों से भाभी अपने मायके चली जाएगी, फिर पूरे सावन में पकोड़े हमें नसीब नहीं होंगे। बस आज रात और कल दिन भर का वक्त है हमारे पास। भाभी से बोलकर पकोड़े करवाओ ना तैयार। सोमी अपने मायके जा रही है? सोमी मत जाओ ना। हाथ में चाय का कप लिए सोमी रसोई से बाहर आती है। वाह जी वाह, आपको तो रविवार को छुट्टी मिल जाती है। ये सावन ही तो मेरी छुट्टियों का दिन है। मैं तो आराम से मम्मी के पास जाऊंगी और वहां पकोड़े खाऊंगी। सुबह मैंने गुस्सा कर दिया था, उसके लिए सॉरी। तुम कितना कुछ करती हो मेरे लिए, बस एक पकोड़े खिला दो ना प्लीज। पकोड़े बन रहे तो हम भी 2-4 खा लेंगे भाई। पकोड़े की डिमांड चरम पर थी। सोमी किचन में जाती है। चलो, आज सबको पकोड़े खिलाकर इनका मुंह बंद कर देती हूँ। वैसे भी फिर पूरे सावन में कहाँ पकोड़े खाने को मिलेंगे। जो मम्मी जी बनाएंगी वही सबको चुपचाप खाना पड़ेगा। सोमी काउंटर पर सारा सामान इकट्ठा करती है, प्याज काटती है, हरी मिर्च काटती है। अब बारी थी बेसन की। वो ऊपर से जैसे ही बेसन का डिब्बा उतारती है तो उसकी चीख ही निकल जाती है। मॉइस्चर के कारण बेसन में छोटे छोटे सफेद काले कीड़े रेंग रहे। बेसन पूरी तरह खराब हो चुका है। अरे यार, सत्यानाश हो इस मानसून का। मैं नहीं बना रही कुछ भी, सबके सब भूखे रहो। सोमी पैर पटकती हुई गुस्से में किचन से बाहर आ गई। क्या हुआ सोमी? पकोड़े की खुशबू की जगह बारूद की खुशबू क्यों आ रही है? आपकी पकोड़े में कीड़े रेंग रहे। इस मौसम की नमी ने सब बर्बाद कर दिया। अब भूल जाओ पकोड़े। हे भगवान, मेरी तो जीभ ही मर जाएगी आज। पेट में दौड़ रहे घोड़े और भाभी कह रही है नो टू पकोड़े। सबके चेहरे लटक गए थे। सोमी भी सोफे पर चिढ़कर बैठी हुई थी। तभी शैलजा के दिमाग की बत्ती चलती है। वो तुरंत अपना फोन निकालती है। अरे, हम इस 2026 के डिजिटल जमाने में जी रहे हैं और बेसन के लिए रो रहे हैं। रुको, मैं अभी 10 मिनट डिलीवरी ऐप से ऑनलाइन बेसन ऑर्डर कर देती हूँ। शैलजा स्क्रीन पर खटाखट उंगलियां चलाती है और 1 पैकेट बेसन, 1 पैकेट चाट मसाला, 5 रुपए का प्याज ऑर्डर कर देती है। ठीक 9 मिनट बाद डोरबेल बजती है। ये लो भाभी, एकदम फ्रेश कीड़ा मुक्त बेसन। अब अपनी जादुई उंगलियों का कमाल दिखाओ और हमें वो चटपटी पकौड़ी खिलाओ, वरना अमित भैया रो पड़ेंगे। सोमी वापस किचन में जाती है। अब वो असली प्रो होम मेकर मोड में थी। वो बेसन को बड़े बर्तन में डालती है। उसमें कटी हुई ढेर सारी प्याज, हरी मिर्च, थोड़ा सा अजवाइन, नमक, हल्दी और थोड़ा सा गरम तेल डालती है ताकि पकौड़े एकदम कुरकुरे बने। मम्मी ने एक बार बताया था, पकोड़ों में अगर थोड़ी सी सूजी या चावल का आटा मिला दिया जाए तो पकोड़े की कुरकुराहट बनी रहती है।
ऐसे ही करती हूँ, वरना सुबह जैसे पापड़ नरम हो गए थे वैसे पकोड़े भी अगर नरम हो गए तो पकौड़ों को खाने का मजा ही नहीं आएगा। कढ़ाई में खौलते तेल में सोमी पकोड़े छोड़ देती है। पकोड़े जैसे ही सुनहरे और क्रिस्पी होते हैं वो उसे कढ़ाई से बाहर निकालकर ऊपर से थोड़ा चाट मसाला छिड़क देती है। चलो माना कि ये टीवी सीरियल वाली परफेक्ट रोमांटिक बारिश नहीं है, यहाँ कपड़े नहीं सूखते, पापड़ सिल जाते हैं और किचन में बाढ़ आ जाती है लेकिन गर्मा गर्म पकोड़े और अदरक वाली चाय के साथ ये असली इंडियन फैमिली की असली मॉनसून रियलिटी है और इसका मजा भी कुछ अलग ही है। एक हाथ में चाय की ट्रे और दूसरे में पकोड़े का बॉल लेकर सोमी डाइनिंग टेबल पर जैसे ही पहुंचती है कि दरवाजे की डोरबेल बजती है। किचन से काम करके आई हो तुम, आराम से बैठो, मैं देखता हूँ। इस वक्त कौन आ गया? जरा पंखा बंद करना शैलजा, नहीं तो पंखे की हवा से पकोड़े का कुरकुरापन चला जाएगा। सभी की नजर पकौड़ों पर थी कि जैसे अमित आए सभी पकौड़ा खाना शुरू करें। शैलजा का मुंह पानी से भीग रहा था, तभी अमित किसी को साथ लेकर लौटता है। और प्रवीण कैसा है तू? अरे मोहन, तू इस वक्त यहाँ कैसे? अकेला नहीं हूँ, तेरी भाभी भी साथ में है। अरे भाग्यवान, आ भी जाओ, यही घर है। वो क्या हुआ प्रवीण, यहाँ पास में ना एक शादी में आया हुआ था मैं। जैसे ही यहाँ आने के लिए ट्रेन में चढ़ा मेरे दिमाग में यही था यहाँ आकर तुझसे जरूर मिलूंगा, पर शादी के फंक्शन में वक्त ही नहीं मिला। अभी हमारी 1 घंटे बाद की रिटर्न की ट्रेन थी। ये बारिश के चक्कर में हम जरा पहले ही निकल गए। पर तुम्हारी भाभी, इन्हें तो भाई बाजार में करनी थी खरीदारी, और एक खरीदारी के चक्कर में बारिश में हम फंस गए। अब जब बारिश में फंसी गए थे तो मुझे तेरे घर का ध्यान आया। 2 कदम दूरी पर खड़े थे हम, तो हम भी यहाँ आ गए। इसी बहाने तुझसे, भाभी जी से और बाकी सबसे मिलना भी हो जाएगा। कुछ देर अभी यही है हम, फिर अमित हमें स्टेशन छोड़ देगा। मोहन के पीछे पीछे सुजाता अंदर आती है और सीधा पकोड़े के सामने रखी चेयर पर बैठ जाती है। जैसा आपने बताया था बिल्कुल वैसा ही व्यवहार है प्रवीण भाई साहब का। यहाँ हम आए और पकोड़े भी तैयार हो गए, लो जी लो। ये क्या कह रही हो सुजाता तुम? पकोड़े इन्होंने खुद के लिए बनाए होंगे। आप ही ना हद करते हैं, रात के 9 बजे खाने के वक्त कौन पकोड़े खाता है? पकोड़े तो मेहमानों के सामने परोसे जाते हैं, ये हमारे लिए है। चलिए खाना शुरू कीजिए। एक पकोड़ा सुजाता खाती है, दूसरा मोहन, फिर सुजाता, फिर मोहन। दोनों रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और 10 मिनट के अंदर पूरा बाउल खाली हो जाता है। आपसे मिलने नहीं आए मोहन भाई साहब, बारिश में टाइम पास करने आए हैं। आए भी ऐसे कि सारे पकोड़े चले गए। नाना वो देखिए, एक पकोड़ा रह गया है। सुगंधा जी, मेरी किस्मत। प्रवीण जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है, सुजाता बाउल से उस आखिरी पकोड़े को उठाकर सीधा अपने मुंह में डाल देती है। खा लिया, अब तो आप खुश है ना भाई साहब? पता चला एक पकोड़े के पीछे नाराज हो गए। बहुत लोगों को ना खाने की बर्बादी पसंद नहीं होती। शुरू में पकोड़े काफी कुरकुरे थे बहू, आखिर के 2-3 में ठंडा हो गए थे, पर मानना पड़ेगा काफी अच्छे पकोड़े बनाए तुमने। अच्छा सुगंधा भाभी, अब हम निकलते हैं। अमित तेरे पास तो कार है ना, चल हमें स्टेशन तक छोड़ दे। मानना पड़ेगा, पापा के सारे दोस्त ऐसे अजूबे ही होते हैं। कौन इस तरह जाकर किसी के भी घर में बिना पूछे गप्पा गप खा सकता है? आप दोनों दरवाजे तक चलिए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। अमित मोहन और सुजाता को छोड़ने चला जाता है। भाभी जब तक भैया आते तब तक एक राउंड पकौड़े का चला दो ना। भैया के लिए वेट नहीं करना चाहिए था। अगर हमने पहले ही पकौड़े झूठे कर दिए होते तो वो मोहन अंकल पकौड़े खा ही नहीं पाते। सारा मूड खराब कर दिया। क्या हुआ भाभी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? वो परसों तो मुझे मम्मी के यहाँ जाना था, मेरे पीछे से बेसन को पड़े पड़े हवा लग जाती, इसलिए मैंने बाकी बेसन के पराठे बना दिए, तो अब बेसन नहीं है। पता नहीं आज कौन सा ग्रह सवार है सर पर। मुझे तो पराठे ला दे बहू, मैं पराठे खाकर ही सोने चली जाऊंगी। और शैलजा तू भी ना बार बार अपनी भाभी को परेशान मत कर, आप भी यही पराठे खा लीजिए। अब यह भी कितनी बार पकोड़े बनाने जाएगी, फिर से बेसन मंगवाओ, फिर अमित आएगा, उसका इंतजार करो। और आज का दिन बिना पकौड़ों के ही निकल जाता है। अगली सुबह सोनी उठकर किचन में चाय की तैयारी करने लगती है। केस खत्म हो गई, अमित को जगाना पड़ेगा, वो जाकर सिलेंडर लेकर आए तब तो चाय बने। अमित की आंख खुलती नहीं कि उसे सिलेंडर की लाइन में लगने के लिए जाना पड़ता है। हमारे घर में तो पकोड़े नहीं बने, उसके बाद भी वक्त के पहले सिलेंडर खत्म हो गया। वही तो बात है ना पापा, सिलेंडर को भी आज ही खत्म होना था। पर ये भी बुरा नहीं है, नए सिलेंडर में पकोड़े बने तो कैसा रहेगा भाभी? कल सुबह निकलना है मुझे, पैकिंग भी तो करनी पड़ेगी ना।
पूरे सावन मम्मी के यहाँ रहना है, तो उसी हिसाब से पैकिंग करूंगी ना। अब मैं क्या कह रही थी मम्मी जी, अगर आप खाना देख लीजिए तो, नहीं तो एक बार मैं खिचड़ी बनाकर सभी के लिए रख दूं। खिचड़ी में क्या है बहू, सिर्फ दाल चावल डालकर 2 सीटियां तो लगानी है। खिचड़ी बनाकर रख दे तो मैं तो दोनों वक्त खिचड़ी खा लूंगी। बारिश के मौसम में जितना हल्का खाओ ना उतना अच्छा है। शैलजा लंबी सांस भरती है और अपने पापा को देखती है। ठीक है, फिर मैं भी कॉलेज चली जाती हूँ। सोचा था आज क्लास बंक कर दूंगी, लेकिन कोई बात नहीं। आप मुझे बाइक से छोड़ दोगे पापा? यही सही रहेगा। शैलजा को कॉलेज छोड़ने जाऊंगा और इसी बहाने बाहर खा कर आऊंगा। घर पर तो पकोड़े मिलने से रहे। प्रवीण शैलजा को लेकर जैसे ही बाहर निकलता है, शैलजा कहती है, मम्मी को तो जो मिले वो खा लेती है। पापा, भैया अभी बाहर है, मैं और आप भी बाहर आ चुके हैं, तो क्यों ना हम तीनों कहीं बाहर चल के कुछ चटपटा कुरकुरा खाए। शैलजा अपने भाई को फोन लगाती है और अमित के पास दोनों पहुंच जाते हैं। लाइन तो काफी लंबी है पापा, मेरा नंबर आते आते अभी 1-2 घंटे लगेंगे। एक काम करते, तब तक हम जरा आसपास में कुछ खा पी लेते हैं। तीनों बाप, बेटी और बेटे आसपास का लंबा चक्कर लगाते हैं, पर बारिश के कारण कोई भी रेहड़ी सड़क पर लगी नहीं थी, ना ही खाने की दुकानें अभी खुली थी। कोई फायदा नहीं, लगता है भगवान नहीं चाहता कि हमें कुछ चटपटा खाने को मिले। तू जा बेटा सिलेंडर लेने, मैं शैलजा को छोड़ कर आता हूँ। मेरा तो मन ही खराब हो गया पापा, मैं नहीं जा रही कॉलेज। भैया के साथ ही रुकते हैं, फिर सिलेंडर लेकर साथ ही घर चलेंगे खिचड़ी खाने। चेहरा लटकाकर अमित, शैलजा और प्रवीण जैसे ही घर पहुंचते हैं, उनका स्वागत कुरकुरे पकौड़े और चटपटी चटनी करते हैं। भाभी, ये सब क्या है? सबको इतना मन था पकौड़े खाने का, तो बिना पकौड़े खिलाए मैं मायके कैसे चली जाती। मैंने पकौड़े बनाए और मम्मी ने बनाई है लहसुन और मिर्च की चटनी। चलो अब टूट पड़ो। सुनो, तुम्हारे माँ पिताजी तो रहे नहीं, पर ये जो तुम्हारी बहन हमारे गले पड़ी हुई है, उसको कैसे और कब चलता करना है घर से? यही बात मुझे भी खाए जा रही है हर समय। और तुम हमारी प्यारी बहन के लिए ऐसे मत बोलो, जान से प्यारी है वो हमें। हाँ, वो तो पता है मुझे, सारा दिन बैठकर ऑर्डर चलाती है। आ जाने दो बड़े भैया को, दोनों बात करते हैं कि हम अपनी प्यारी बहन की शादी कब और किससे करेंगे। हाँ, मैं भी काफी दिन से सोच तो रहा था कि सब बात कर लेते हैं, एक बार इस बारे में बात तो करेंगे कि उसे क्या क्या देना है, कैसे करना है। क्या देना है मतलब? हम कहाँ से करेंगे? क्या कुछ छोड़ कर गए थे उसके लिए, या सब हमें ही करना है? आप दोनों हमारी प्यारी बहन के लिए क्या बोल रही हो? जो होगा जैसे होगा हम लोग करेंगे ना। उनकी बहन रीमा अंदर वाले कमरे से सब सुन रही थी और यही सोच रही थी कि कितने अच्छे भाई हैं उसके। उनके मम्मी पापा नहीं हैं, तब भी बहन की पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब जाकर मुझे तसल्ली हुई। मुझे तो लगा था मेरे भाई मुझे हर चीज के लिए तरसा देंगे, मेरा ख्याल नहीं रखेंगे, पर ये दोनों बिल्कुल ऐसे नहीं है। मेरी भाभियां एक बार के लिए जरूर लालची हो सकती है, पर भाई तो मेरे पापा जैसे ही हैं। अब तो ये लोग जिससे भी बोलेंगे मैं उसी से शादी करूंगी। रीमा को दिल की तसल्ली हो जाती है। उसके भाई उसके लिए अच्छा घर देखने लगते हैं, जरूरी खरीदारी भी चालू हो जाती है। ये सब तो ठीक है, पर उन लोगों ने दहेज मांग लिया तो क्या होता है, वो तो मांगेंगे ही। ये दोनों भाई तो पगलाए जा रहे हैं अपनी बहन के पीछे। वैसे हैं नहीं इतने इनके पास, ऐसा ना हो कि हमारा ही सोना चांदी उठा कर दे दे। मैं तो एक चेन नहीं दूंगी अपना। मैं ही कौन सा दे दूंगी कुछ, मैं तो जाकर अपनी माँ के लॉकर में रखाऊंगी। मेरी मान, तू भी यही करना। इन दोनों बावले भाइयों का कोई भरोसा नहीं है। उधर विनय और अमित को एक अच्छे परिवार का पता लगता है। काफी संपन्न लोग हैं और दहेज के तो सख्त खिलाफ हैं। बोलने के लिए होता है सब भाई साहब, बाद में सब पता चलता है धीरे धीरे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सच में भले लोग हैं। आलोक पर विश्वास करके वो लोग अपनी बहन रीमा की शादी संजय से कर देते हैं। रीमा भी काफी खुश होती है। बड़ी खुशी खुशी वो अपने ससुराल जाती है और उसमें एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करती है। अरे वाह, आज तो बहुत ही बढ़िया दाल बनाई है तुमने, मजा आ गया। रीमा को काफी अच्छा लगता है कि उसे वैसा ही ससुराल मिला है जैसा वो चाहती थी। किसी को किसी भी चीज का लोभ नहीं है। एक दिन विनय और अमित उससे मिलने जाते हैं। रीमा ने तो पूरा घर संभाल लिया है हमारा। बस आंटी, मम्मी पापा यही सब तो सिखा कर गए थे इसे तो सब सिखा गए, पर लगता है आपको कुछ नहीं सिखा कर गए हैं आपके पापा की लेन देन कैसे करना है। ये सुनते ही जैसे विनय और अमित के काटो तो खून नहीं। क्या क्या हो गया आंटी, इसमें हमसे कोई गलती हो गई है क्या?
गलती तब होती है जब कोई कुछ करता है या करने की कोशिश करता है। आप कुछ करते ही नहीं, बहन को यूं ही खाली हाथ भेज देता है क्या कोई? आंटी, वो आलोक जी ने कहा था कि आप लोगों से दहेज या लेन देन की बात भी ना करें, आप लोगों को बुरा लगेगा। ये सब तो कहने की बातें होती है, क्या आपको नहीं पता? आपने भी तो शादियां की है ना, आपके घर भी किसी की बेटी आई है, तो क्या उन्होंने बिल्कुल खाली हाथ भेज दिया था? विनय और अमित को यकीन नहीं हो रहा था कि उनको ये सब कहा जा रहा है। उन्हें यही लग रहा था कि इस परिवार में सच में दहेज नहीं लिया दिया जाता। लीला और आलोक के मुंह से ये सब सुनकर वो दोनों बड़े ही दुखी मन से वापस आते हैं। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? रीमा के ससुराल वाले अचानक से दहेज की बातें करने लगे हैं। पता नहीं इन्हें क्या हो गया, इतने समय में तो कुछ भी नहीं बोला। आप लोग तो शुरू से ही यही कर रहे थे कि इन लोगों को कुछ नहीं चाहिए। हाँ, हमें भी यही पता था। यही बोला गया था कि इन्होंने अपनी बहन की शादी भी ऐसे ही घर में की है जहाँ कुछ भी नहीं लिया गया है। आज अचानक ये सब सुनकर अजीब सा लग रहा है। उधर जब रीमा को पता चलता है कि उसके भाइयों से दहेज की, रुपए की, पैसे की बात की गई है, उसे बहुत बुरा लगता है। संजय, आपने तो कहा था कुछ नहीं चाहिए, फिर भैया से क्या कहा आपने? ओहो, तो बात तुम्हारे कानों तक पहुंच गई। कमाल हो गया भाई। अरे तो इसमें क्या बात है, भाई है मेरे, बात तो बताएंगे ही मुझे कि आपने क्या क्या बोला है उन्हें। हाँ तो बोले हैं तो क्या हुआ, हमने भी अपनी बहन की शादी की है, ये सब तो चलता ही है इंडिया में, कोई कितना भी मना कर दे। और वैसे भी 2-3 दिन पहले मुझे शेयर्स में बहुत लॉस हुआ है और मुझे तो वैसे भी पैसों की बहुत ज़रूरत है। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप सब मेरे भाइयों से ही लोगे। दोनों की बहस छिड़ जाती है और रीमा बस रो कर रह जाती है। अगले दिन विनय और अमित फ्रिज, टीवी, साड़ियाँ, सूट, कोट पैंट लेकर आते हैं। ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो दहेज में मेरी बीवी का पैसा चाहिए। पर अभी तो हम सब एक ही घर में हैं, बाबूजी कोई बंटवारा थोड़ी करके गए हैं। मुझे ये सब नहीं पता, मुझे पैसा चाहिए, ये सब ले जाइए आप लोग, ये सब है यहाँ पर। कोई ज्यादा अच्छी कंपनी का चाहिए तो वो ले आते हैं हम, थोड़े ही पैसे ज्यादा लगेंगे बस। नहीं नहीं, ये सब वापस ले जाओ, हमें तो पैसा चाहिए। ये सब सुन सुनकर रीमा के आंसू नहीं रुक रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ससुराल वालों को हो क्या गया है। ये लोग इतने चालाक निकलेंगे, उसने कभी सोचा नहीं था। संजय, आप थोड़ा तो लिहाज करिए, कहाँ से करेंगे भैया, पापा भी नहीं है। पहले तो आप लोगों ने यही दिलासा दिया कि 1 रुपया भी नहीं चाहिए, अब क्या हुआ? देखो बहू, ऐसे मामलों में मत बोलो। अमित और विनय चले जाते हैं। उनके जाने के बाद संजय रीमा से पूछता है, क्या तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कुछ भी छोड़ कर नहीं गए? कोई इंतजाम नहीं करके गए कि कुछ टाइम में बेटी की शादी होगी? तो हर माँ बाप कुछ जमा पूंजी रखते ही हैं अपनी बेटी के लिए। नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। भैया ने मेरी शादी भी मुश्किल से ही की है और आप उन्हें इस तरह से तंग कर रहे हैं। ये कह कह कर वो नाश्ता बनाने चली जाती है। लगता है इसे पता ही नहीं है। हाँ माँ, इसे कहाँ से पता होगा कि जिन भाइयों पर ये जान लुटाती रहती है वो कैसे हैं? ये सब बातें रीमा सुन लेती है। क्या हुआ, क्या बात कर रहे हो आप लोग? कैसे बताऊं तुम्हें रीमा, तुम यकीन नहीं करोगी। बताइए तो सही। अपना दिल थोड़ा मजबूत रखना रीमा। अभी कुछ दिन पहले जब मैं बैंक गया था ना, मुझे तुम्हारे पिताजी के बहुत पुराने दोस्त मिले थे। उन्होंने हाल चाल पूछा, बस हम यूं ही बात करने लगे। बैंक में। दामाद जी, कैसी है हमारी बेटी? कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी ना शादी में? इसके पापा तो इसकी शादी के लिए सब इंतजाम करके गए थे, भाइयों ने आराम से सब कर दिया होगा, बल्कि उम्मीद से ज्यादा ही किया होगा। पापा सब करके गए थे मतलब क्या इंतजाम करके गए थे? अरे मुझे तो सब पता रहता है, वो कब कहाँ क्या पैसा डाल रहा था। बल्कि हम दोनों एक जैसा ही काम करते थे, तो हम दोनों ने ही एक एक एफडी करा दी थी शुरू में ही। जब बेटियों की शादियां होंगी तो काम आएंगी। तो उसकी डेथ के कुछ दिन पहले जब हम बैंक आए थे, उसकी वैल्यू 30 लाख हो चुकी थी। वो संतुष्ट था कि बेटी की शादी धूमधाम से हो जाएगी। मैं भी अपनी की वैल्यू ही चेक करने आया था आज। अच्छा अंकल, हाँ शायद रीमा ने बताया था, हो सकता है मैं भूल गया हूँ। भैया लोगों को तो पता ही होगा, उन्हें याद होगा। अरे हाँ बिल्कुल, दोनों को पता है ना ये बात, दोनों साथ आते हैं। गोपाल बड़ा समझदार था, सोच कर रखता था मेरे बाद मेरे बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो रीमा का सारा इंतजाम कर दिया था उसने और उसके भाइयों को बता दिया था। रीमा ने तो बताया नहीं कभी ये सब। हाँ ये भी हो सकता है उसे पता ना हो, उसके भाइयों ने कुछ सोच रखा हो उसके लिए। अब देखो, तुम्हारे ससुर को भी पता ही था आगे जाकर उनके बेटों का भी तो परिवार बढ़ेगा, जिम्मेदारियां आएंगी, तो उन दोनों को तो अपने अपने परिवारों को भी देखना होगा ना।
तो बस यही सब सोचकर उसने बहुत साल पहले ही, बल्कि मैंने बताया ना जब बिटिया हुई थी तभी एफडी करवा दी थी कि आगे जाकर दिक्कत ना हो। अब आप ही बताओ कौन सोचता है इतना आगे का। 2 बेटों के होते हुए भी कभी मेरे दोस्त ने ये नहीं सोचा कि सारी की सारी जिम्मेदारी उन पर डाल देता हूँ। खुद भलाई से थोड़ी तंगी में ही जी लिया, पर अपने बच्चों के लिए सब करके गया है। जी अंकल, पापा बहुत दूर की सोच रखते थे, भले आदमी थे। अच्छा अंकल, मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। जब अपने पति संजय के मुंह से वो ये सब सुनती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके दोनों भाई यही कहते रहे कि कर्जा लिया तेरी शादी के लिए, हाथ तंग है, ज्यादा लेना देना नहीं कर पाएंगे। मैंने भी उनसे कुछ लेने से मना कर दिया सिर्फ इस वजह से, और बिना वजह मैंने आपसे लड़ाई भी करी इतनी। रीमा, मुझे इसने ये बात काफी पहले बता दी थी, पर हमें समझ नहीं आ रहा था इतनी बड़ी बात और ऐसी बात तुम्हें कैसे बताएं, इसलिए ये पैसे वाला ड्रामा करना पड़ा जिससे तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाए। हमें तो कुछ नहीं चाहिए रीमा, सब तुम्हारा ही है। अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है, ये बात हमें तुम तक पहुंचानी थी, पहुंचा दिया। अब आप मत बोलिएगा, मैं बात करूंगी अपने तरीके से दोनों से। वो एक दिन दोनों को घर पर बुलाती है, खाना खाने के बाद बात करती है। और भैया, शादी का सारा कर्जा जो लिया था आपने वो पूरा हो गया? सब हिसाब किताब हो गया या किसी का देना है? अरे अभी कहाँ हुआ, पैसे की कमी ही रहती है हमेशा। आप कहो तो इनसे बोलकर कुछ पैसे दिलवा दूं? अरे हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये सुनकर रीमा एकदम चिल्लाने लगती है। भैया, थोड़ा तो लिहाज करो। मुझे गोपाल अंकल मिले थे, उन्होंने मुझे सब बता दिया है कि पापा मेरे नाम की एफडी छोड़कर गए हैं। आप लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? मेरे ससुराल वालों को तो कुछ नहीं चाहिए, पर अब मुझे मेरा पैसा जरूर चाहिए। जैसे ही दोनों को समझ आता है कि रीमा को सब पता चल गया है, वो वहां से भागने में ही भलाई समझते हैं और जल्द ही रीमा का पैसा उसके पास वापस आ जाता है।